नियोजित शिक्षक की फॉर्म ऐसे अप्लाई हो रही है मानो उसमें सीबीआई बैठा कर सामने उसकी जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई। नियोजित शिक्षक की स्वतंत्रता परीक्षा ऐसे हो रही है मानो नए नए उनकी नौकरी लगी हुई है और फिर उनसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चालू हो गया है। ऐसी स्थिति विडंबना बनी हुई है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा शिक्षा विभाग को जो अनुमोदन के लिए विदा किया गया है, जो विज्ञप्ति निकला है, वो आप लोगों ने पढ़ ली, लेकिन उस क्या मुख्य बातें हैं जो कि आपको समझना चाहिए और उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो आप बहुत बड़ी भूल कीजिएगा। मैं इस टोटल वीडियो में आपको बताऊंगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजीत आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हो गया हूं। दोस्तों, स्वागत है आपका रंजीत यूट्यूब पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन के बोर्ड के द्वारा शिक्षा विभाग जो अनुमोदन के लिए अपना लेटर विदा किया है, अर्थात उसमें क्या परीक्षा का पैटर्न होगा, कैसे फॉर्म भरा जाएगा और किस प्रकार से नियोजित शिक्षकों से अप्लाई किया जाएगा, फॉर्म उसमें क्या वेरिफिकेशन होगा, क्या उसमें नया परिवर्तन ला दिया गया है, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। तो इस वीडियो पूरे ध्यान से समझिएगा क्योंकि एक एक पॉइंट आपको समझना बहुत ही आवश्यक है। चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं कि क्या इसमें परिवर्तन किया गया। सबसे पहले मैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड को कहना चाहूंगा कि इससे अच्छा होता जो विज्ञप्ति आपने जारी किया है एग्जाम लेने के लिए, यानी अनुमोदन जो किया है आपने शिक्षा विभाग को इस पर सहमति प्राप्त करने के लिए, उससे अच्छा होता कि आप नियोजित शिक्षकों के प्रति एक सीबीआई ही बैठा देते, वो सामने सीबीआई बैठाकर जांच करते, उसके बाद ही आप अप्लाई करवाते फॉर्म, सक्षमता परीक्षा उसके बाद ही लेते। इतना बड़ा परिवर्तन करने की क्या आवश्यकता है। सामान्य लड़का बीपीएससी का एग्जाम हो या यूपीएससी का एग्जाम हो, इतना जांच प्रक्रिया से नहीं गुजरता है जितना आप नियोजित शिक्षक जो कि सर्विस कर रहे हैं उनके प्रति आपका ये व्यवहार लगा हुआ। उसमें इतना फॉर्म अप्लाई करने में इतना आपकी जांच प्रक्रिया है कि उसे सभी लोग कंफ्यूज हैं कि हम फॉर्म भर रहे हैं या हमको सीबीआई के सामने बैठाकर जांच किया जा रहा है। मैं यह बात इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि इस जो विज्ञप्ति जारी किया गया है अनुमोदन के लिए, इसमें दोस्तों ऐसी बातें कही गई है जिससे अच्छे से पढ़िएगा तो आप इन बातों को समझिएगा। उन विज्ञप्ति में कुछ मूल चीजें हैं जो आपको जानना चाहिए, मैं उसके बारे में इस वीडियो में जिक्र करूंगा ताकि आप फॉर्म भरते समय किसी चीज की गलती न कर बैठे, इसलिए आपको ये चीज जानना जरूरी है। सबसे पहले मैं बात करूंगा, जो बीपीएससी जो है एग्जाम लेता है तो 30 नंबर का भाषा का अर्ता रहता है। इस विज्ञप्ति में जो जारी किया है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन, उसमें यह कहीं जिक्र नहीं किया गया है कि जो 30 नंबर का भाषा रहेगा उसमें केवल क्वालिफाई करना है। तो आपको स्पष्ट कर देना चाहिए कि जो 30 नंबर भाषा है, अगर नहीं रखना है अहर्ता वाला, केवल नहीं रखना, यानी 9 नंबर उसमें लाना रहता है, अगर नहीं रखना है तो उसमें स्पष्ट बातें कर देना चाहिए कि 150 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और 150 में आपको 40% या जो 36.6% है कैटेगरी वाइज उतना लाना होगा। इसमें कहीं कोई जिक्र नहीं है कि आपका 120 में 40% लाना है क्वालिफाई के लिए या 150 में लाना है। भाषा की जो अर्हता है वो केवल क्वालिफाइंग रहेगा या सबके साथ रहेगा, एक पेपर कहलाएगा, इसमें कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है। इसलिए इस चीज को स्पष्ट रूप से आपको जानना पड़ेगा, बिहार स्कूल में स्पष्ट करना पड़ेगा उन्हें कि ये इसमें क्या है। यार बीपीएससी का कह रहे हैं, ठीक है, बीपीएससी का परीक्षा पैटर्न ठीक है मानते हैं, लेकिन बीपीएससी के परीक्षा पैटर्न की जो भाषा की अर्हता है उसे खुल उसमें स्पष्ट रूप से लिख देना चाहिए। 1 से 5 वालों को इसमें दिशा निर्देश है कि 1 से 5 वाला का भाषा का चुनाव कर, जो 30 नंबर का भाषा का जो पेपर होगा आप लोगों का 120 और प्लस 30, ध्यान से समझिएगा। तो 120 नंबर में 120 नंबर का तो वो अलग चीज है, 30 नंबर भाषा में 1 से 5 वालों के लिए अंग्रेजी विषय तो एक रहेगा, लेकिन अंग्रेजी के अलावा उसमें चॉइस दिया गया है कि आप अंग्रेजी के बाद हिंदी या उर्दू या बांग्ला किसी एक को चूज कर सकते हैं। फिर समझिएगा, 1 से 5 वालों के लिए सुविधा है कि अंग्रेजी प्लस हिंदी या उर्दू या बांग्ला कर सकते हैं। बाकी जितने भी क्लास के लिए है 1 से 5 में भी 6 to 8 या 9, 10 या 11, 12 में जो 30 नंबर की भाषा है उसमें अंग्रेजी प्लस हिंदी ही होगी, लेकिन इसमें स्पष्ट नहीं है कि उसमें क्वालिफाई केवल यानी 9 नंबर लाना है या टोटल मार्क्स में गिना जाएगा। इसमें यह बात स्पष्ट नहीं है। ये पहली बोर्ड ने कंफ्यूज कर रखा है। अब आते हैं थोड़ी सी हम सिलेबस पर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद आपको पॉइंट बताते हैं कि सीबीआई बैठाने की बात मैंने क्यों कहा। आगे हम बात करते हैं आपको कि जो 40 नंबर का क्वेश्चन है जीके जीएस वाला पोर्शन, चाहे किसी भी क्लास को 1 to 5, तो उनका तो एक सिलेबस है कि उनका 120 नंबर का जीके जीएस संबंधित रहेगा। लेकिन जो मध्य विद्यालय के हैं, माध्यमिक विद्यालय के हैं और उच्च माध्यमिक विद्यालय के जितने भी शिक्षक गण हैं, जो 40 नंबर का पेपर आपका होगा, वो 40 नंबर के पेपर के लिए आपको या तो एससीईआरटी क्वेश्चन पढ़िए या एनसीईआरटी का बुक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। स्टैंडर्ड जो आपका इसमें योग्यता के आधार पर, जो आपकी अर्हता है उसके आधार पर पूछा है। 40 नंबर के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको प्राथमिक गणित जानना होगा। प्राथमिक गणित जो
सामान्य तौर पर कंपटीशन में पूछे जाते हैं। प्राथमिक का मतलब ये मत समझिए कि जोड़ घटा केवल आएगा उसमें, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपको क्वेश्चन जो है अगर बीपीएससी वाला दिया है स्टैंडर्ड, तो प्राथमिक गणित जो दोस्तों होता है वो होता है जो बच्चे तैयारी करते हैं 9th लेवल का क्वेश्चन रहता है, इतना कंफर्म बात है। उसके बाद आता है कि 40 नंबर क्वेश्चन में सामान्य जागरूकता यानी करेंट। मैंने इससे पहले वीडियो बनाकर आपको बताया होता कि 10 क्वेश्चन आपको करेंट अफेयर से निश्चित तौर पर आते हैं। तो फरवरी में एग्जाम होने वाला है, तो फरवरी में एग्जाम होना, तो उससे पहले आप जनवरी, फरवरी और दिसंबर का क्वेश्चन आप करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए। उसके बाद आता है आपको सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन आएगा। जो सामान्य विज्ञान है ज्यादातर आप पुनरावलोकन का एक बुक आता है उससे पढ़िएगा तो आपको बेनिफिट होगा। उसके बाद आता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन आएगा और भूगोल से क्वेश्चन होगा। ये जो 40 नंबर का पैटर्न है इसी से क्वेश्चन आता है। तो मेरे अनुसार आप प्रीवियस क्वेश्चन जितना ही पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। एससीईआरटी के बुक पढ़िए या एनसीईआरटी के, इन्हीं से क्वेश्चन आने वाला है। अब आते हैं 80 नंबर का जो क्वेश्चन है वो तो निश्चित तौर पर आपके सब्जेक्ट 1 से 5 को अगर छोड़ देते हैं हम लोग तो आपके सब्जेक्ट वाइज हो जाता है। मध्य विद्यालय हो, माध्यमिक विद्यालय हो या उच्च माध्यमिक विद्यालय हो, तो 80 नंबर का जो क्वेश्चन होगा आपके सब्जेक्ट से होगा। जो आप सब्जेक्ट चूज करते हैं तो उसके सब्जेक्ट से होगा, उसमें गहन क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें भी पूछा जाएगा, इसमें नो डाउट है, क्योंकि सिलेबस जो बताया गया है इसमें खोला नहीं गया है। वो पूछा जाएगा कि आप जिस विषय का एक्सपर्ट है उस विषय के जिस क्लास के लिए आप है उसकी अर्हता जो होती है जैसे पूछे जाएंगे। अब इसमें एक और चीज है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 3 जिलों को आपको चूज करना है वरना आपका फॉर्म एक्सेप्ट ही नहीं हो। ये सबसे बड़ी शर्त है कि 3 जिला आपको चूज करना है। आप फॉर्म अप्लाई, देखिए इसमें सबसे बड़ा लोचा क्या है कि आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, देखिए कितना बड़ा जांच बैठाया गया है कि आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, फॉर्म अप्लाई करने के बाद आप अगर सबमिट कर देते हैं ऑनलाइन तो उसको सबमिट नहीं माना जाएगा। अब क्या होगा कि डीपीओ स्थापना उस फॉर्म को देखेंगे, फिर उसको मिलान करेंगे, नाम, पिता का नाम, आपका नियुक्ति पत्र जो पहले से इशू हुआ है उस चीज को मिलान करेंगे और मिलान करने के बाद उनको सेटिस्फाई होंगे तब वहां से वो सबमिट करेंगे, तब आपका फॉर्म अप्लाई माना जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए इस बीच हम क्वेश्चन करते हैं कि अगर मान लीजिए किसी शिक्षक से स्थापना डीपीओ का अगर द्वेषता हो तो वो सबमिट नहीं करेंगे तो उसको सबमिट नहीं माना जाएगा। मैं एक बात कह रहा हूं, अब इतनी बड़ी प्रक्रिया करने की क्या आवश्यकता थी? आप जांच कर लो, ठीक है जांच कर लो, तो ये जांच करें। अब दूसरी बड़ी प्रक्रिया क्या है, जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा तो एडमिट कार्ड, वो एडमिट कार्ड आपका नहीं माना जाए। जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा तो उस एडमिट कार्ड पर डीपीओ स्थापना भौतिक तौर पर हस्ताक्षर करेंगे। सबसे पहले वो हस्ताक्षर करेंगे और मिलान किससे करेंगे कि जो आपका दिसंबर का वेतन भुगतान होगा, यानी फरवरी में एग्जाम होने वाला है तो दिसंबर का जो आपका वेतन भुगतान होगा उसमें किसी का वेतन भुगतान न हो तो देखिए सबसे बड़ी समस्या हो जाएगी, जिसका वेतन भुगतान न हो तो क्यों भुगतान नहीं हुआ इस पर? अरे भुगतान तो आपको करना है, तो आप सब किसी का वेतन लेट से होता है, बहुत सारे कारण होते हैं कि 2-2 महीने 3-3 महीने वेतन भुगतान होता है। शर्त क्या है कि वेतन भुगतान होगा उस पंजी से आप मिलान कीजिए कि ये इसका एडमिट कार्ड जो भरा है उसका सब कुछ सही है कि नहीं। सही करने के बाद उसमें वो भौतिक हस्ताक्षर करेंगे, उसके बाद अपलोड करेंगे, फिर आपको हस्तांतरित किया जाएगा एडमिट कार्ड। समझिए, इससे अच्छा आता है कि सामने सीबीआई बैठा दो उसके बाद जांच कर दो। इतना बड़ा लोचा करने की क्या आवश्यकता है एक एडमिट कार्ड के लिए? एडमिट कार्ड देने में जब आप इससे पहले जो कोई भी फॉर्म अप्लाई कर रहा है तो आप उसका जांच देख रहे हैं कि जो फॉर्म अप्लाई किया है उसका क्या प्रक्रिया है, उसमें सही है कि नहीं गलत है, उसके बाद आप फॉर्म सबमिट कर रहे हैं। तो जब उसी का फॉर्म सबमिट किया, जब एडमिट कार्ड आ रहा है तो फिर 4 प्रकार से जांच करने की क्या आवश्यकता है। खैर जो भी बात हो, ऐसी जांच होगी उसके बाद आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। तो मैंने पहले इस वीडियो में बताया था कि नॉर्मलाइजेशन होने की संभावना है, जबकि इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि नॉर्मलाइजेशन होगा। और नॉर्मलाइजेशन के मैंने फायदे भी गिनाया था और नुकसान भी गिनाया था। मैं एक बार फिर आपको बता देता हूं नॉर्मलाइजेशन के। देखिए नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन अगर होता है तो नेगेटिव मार्किंग इससे कम मत समझिए, उसमें फायदा भी है नुकसान भी है। अगर आप ज्यादा गलत करते हैं तो आपका नंबर अच्छा आते हुए भी आप कम हो जाइएगा, और जो कम गलती किया हुआ है उसका कम नंबर आते हुए भी वो ज्यादा हो जाता है। ये इसमें दिक्कत है। तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन गलती करने की कोशिश मत कीजिएगा। अब इसमें होता है कि सारे क्वेश्चन तो नेगेटिव मार के सारा क्वेश्चन तो मारेंगे ही, तो सारा क्वेश्चन अगर मारते हैं आप तो इसमें तुक्का मारने पर नॉर्मलाइजेशन में आपका रिजल्ट नहीं भी हो सकता है। अगर आपका किस्मत साथ दे दिया तो हो भी सकता है, क्वालिफाई भी कर सकते हैं। अब नॉर्मलाइजेशन देखिए एक तरह से नेगेटिव मार्किंग में ही आपको बांधा गया है, इसमें फायदा भी है और नुकसान भी है।
अगर मान लीजिए 60 क्वेश्चन है, आपने सारे क्वेश्चन मारे जिसमें आपका 20 क्वेश्चन सही हुआ और 40 क्वेश्चन गलती हुआ, तो किसी ने 30 क्वेश्चन सही हुआ और मात्र उसने 20 क्वेश्चन गलत किया है, बाकी छोड़ दिया है, तो आपसे हमेशा ऊपर रहेगा। या 15 नंबर का सही हुआ है उसका, आप 20 नंबर का गलती किया है, आप बाकी सब छोड़ दिया है, तो 15 नंबर वाला आपसे ऊपर हो जाएगा। नॉर्मलाइजेशन में ऐसे सिस्टम है। तो ये नॉर्मलाइजेशन व्यवस्था लाया गया है जिसके चलते फायदा भी होगा और नुकसान भी होगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव क्वेश्चन जो है ज्यादा अगर जिस पर कंफर्म नहीं है तो उसे अब कैसे कोई नहीं मारेगा, इसमें सस्पेंस बना हुआ है, कैसे कोई नहीं मारेगा, क्योंकि नेगेटिव मार के सब कोई पूरे क्वेश्चन को मारना चाहेगा। अब आगे मुख्य बात है इसमें यह है, एक और लोचा वाली बात है कि इस में जो अनुमोदन के लिए विदा किया गया है, आप समझिए कि इसमें नियोजित शिक्षक में शुरू में जो वैकेंसी ली गई थी वो बिना टेट के ली गई थी। उसमें टेट तो हुआ था नहीं, शुरू में मुखिया के द्वारा हो रहा था, जो नंबर बेसिस पे हो रहा था। अब इसमें कहा गया है कि आपके जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, मैट्रिक, इंटर, स्नातक, स्नातकोत्तर, जो भी तो है डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जाति अपलोड करना है, वो तो सही बात है। लेकिन इसमें अपलोड एक ऑप्शन बन रहा है कि टेट, सी टेट, एस टेट, इसमें से कोई आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं। इस विज्ञप्ति में इसमें कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है कि जो इसके पास टेट सर्टिफिकेट नहीं है, भाई नंबर बेसिस पर पहले वैकेंसी हुआ था, उसके पास अगर टेट सर्टिफिकेट नहीं है तो वो क्या अपलोड करेगा, वहां पर खाली छोड़ेगा कि क्या करेगा, कैसे सबमिट होगा, इस विज्ञप्ति में कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है। ये सबसे बड़ी, अब बताइए इसमें ये लोचा वाली बात हो गई कि नहीं। अब इसमें देखिए सबसे लास्ट में बात आपको बताऊंगा कि जो आपका एडमिट कार्ड है और पीडीएफ जो आप फॉर्म अप्लाई करते हैं उसमें क्या आपने डाटा डाला हुआ है, उस चीज को आप ऐसे सुरक्षित रखिएगा जैसे आपका 5 करोड़ का चेक है। इस विज्ञप्ति में ऐसे वर्णन किया गया है आपके एडमिट कार्ड को जैसे वो 5 करोड़ का चेक है, उसे तिजोरी में लॉक करके रख दीजिएगा। कहीं आपका पानी में गिर गया, भूल गया, आपके बच्चे ने फाड़ दिया, कहीं ट्रेन में गए छूट गया, नहीं आपकी सक्षमता परीक्षा का काम खत्म, फिर से देना पड़ेगा। अरे किसी से कुछ भी हो सकता है। अब एडमिट कार्ड है तो आप एक सुविधा बना दे कि वही एडमिट कार्ड दोबारा डाउनलोड कर सके, व्यक्ति भूल सकता है। खैर जो भी है, तो एडमिट कार्ड को और पीडीएफ को बहुत ही सुरक्षित रखना है जब तक कि आपके रिजल्ट नहीं आ जाता है और रिजल्ट के बाद आप ज्वाइन नहीं कर लेते हैं, तब तक आप उस चीज को सुरक्षित रखिएगा। रिजल्ट निकालते ही आप 2-4 को फोटो कॉपी करा लीजिएगा ताकि आपके भविष्य में वो काम करे। मैंने जो भी जानकारी दिया है, जो विज्ञप्ति निकला है, उसको मैंने पढ़ा और उसमें जो कमियां थी मैंने आपके सामने प्रदर्शित कर दिया। अब इसका फॉर्म अप्लाई जब 1 तारीख से होगा तो इसका कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, क्या क्या स्टेप आएंगे फॉर्म अप्लाई करने में, मैं आगे आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। ऐसे सूचनाएं आपको मिलती रहेगी। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि आप हमसे जुड़े रहे, ताकि आपको सबसे पहले न्यूज मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद। दोस्तों।